हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आपका अकाउंट्स मेंटर। और आज हम करेंगे आपका टॉपिक जर्नल एंट्रीज। बट प्रायर टू दैट, आपका चैनल एक्सेल प्रोडिजी, काइंडली इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज जर्नल। जर्नल इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया हुआ है। फ्रेंच में इसे जोनल कहते हैं, जोन कहते हैं, जोन। सो व्हाट इज, मेरी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है बट स्टिल समझाने के लिए इट्स कॉल्ड जोन। दैट मीन्स डे और अ पीरियड, कि इसका मतलब है कि हर रोज एक पर्टिकुलर पीरियड में आप क्या क्या ट्रांजैक्शंस को लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जर्नल किसे बोला गया है। जर्नल का मतलब है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, दिन भर के ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें नोट डाउन कर लिया जाता है। सो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी एक प्राइमरी बुक है। जर्नल इज व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटी बुक है, जिसमें हर रोज के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हर रोज लिखा जाता है। इस लेसन से पहले आपका सोर्स बुक्स पे भी आपका टॉपिक था कि वो कौन से हैं। तो जर्नल आप लोगों ने वो किया भी होगा। तो जर्नल एंट्रीज कहाँ से बनाई जाती हैं, वो वाउचर्स से बनाई जाती हैं। उसका भी हम एक अलग से वीडियो निकालेंगे तो आपको पता आ जाएगा कि वाउचर्स कौन से होते हैं। कैश वाउचर्स हो गए, नॉन कैश वाउचर्स हो गए। तो होता क्या, तो आप समझ लीजिए कि अकाउंटेंट क्या करता है। अकाउंटेंट हर रोज की जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका वाउचर बनाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस वाउचर्स वो जर्नलाइज करता है। क्वेश्चन अगेन उठता है कि भाई जो वो जर्नलाइज करता है क्या। तो इसे आप समझिए कि जर्नलाइजिंग इज द कोड लैंग्वेज। आपकी ये कोड लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जिस हिसाब से आप अकाउंट्स में अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं, उन्हें लिखते हैं, उसे ग्रेटिफाई करते हैं। तो अब ये आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए भी आपके लिए दो अप्रोचेस हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। आप लोगों ने स्कूल में किया भी होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके तीन अकाउंट्स आ जाते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स आ जाते हैं, देन पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आ जाते हैं, उसकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। पर्सनल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंड नेचुरल पर्सन हो गया, एंड आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, एंड लास्ट वन आ जाता है आपका नॉमिनल। नॉमिनल में आपका खर्चा, इनकम, रेवेन्यू सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद आपकी एक आती है मॉडर्न अप्रोच, जो कि मॉडर्न अप्रोच सबसे ज़्यादा ईजी है, बल्कि आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से भी ज़्यादा मच बेटर है आपकी मॉडर्न अप्रोच। और मैं आपको सिखाऊंगा जर्नलाइज करना मॉडर्न अप्रोच से, जिसमें आपको टेंशन नहीं होगी। तो अब हम लेके चलते हैं इसे करने के लिए। तो वंस अगेन मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, तो उससे पहले आपको डेबिट और क्रेडिट, ये दो टर्म्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भी डेबिट है क्या, क्रेडिट क्या है। कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में किया होगा, वहां पे बाइनरी कोड्स होते हैं, 0 1 2 कोड्स होते हैं, उसके बेसिस पे सारा वो उसको कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग किया जाता है। इसी तरह से अकाउंटेंसी में भी आपका डेबिट और क्रेडिट, ये दो कोड हैं। इन दो कोड के बेसिस पे आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको इन्हीं में ही बांट सकते हैं और ट्रांजैक्शंस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपका किस तरह से है। और लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या करती है या क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है भाई, आपने डेबिट और क्रेडिट को दो पार्ट में डिवाइड किया होगा, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स। एसेट्स की नेचर क्या है? दिस इज द नेचर। एसेट्स की नेचर है आपका डेबिट। नाउ व्हाट आर एसेट्स? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एसेट्स हर वो चीज जो कि बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, रन करने में, बिजनेस को चलाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर टैक्सियों का काम है और मैंने टैक्सी बाय की है, तो टैक्सी मेरे लिए क्या है? एक एसेट है। ऑब्वियसली मेरा एक ऑफिस है तो वो भी क्या है? मेरा एसेट है, मेरे बिजनेस को रन करने में मदद करेगा। तो हर वो चीज जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? उसको एसेट कहते हैं। और एसेट्स की नेचर क्या होती है? दैट इज डेबिट। एसेट की नेचर है आपकी डेबिट। नाउ एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इसके बाद एक वर्ड आ जाता है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंसेस की वंस अगेन नेचर क्या है आपका?
डेबिट है। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जो कि आपके एसेट को चलाने में मदद करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। इस चीज को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा काम लाइक ट्रांसपोर्टेशन का है, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां, 100-200 गाड़ियां हैं, तो वो जो 100-200 गाड़ियां जो हैं वो क्या है? मेरे एसेट हैं। लेकिन अब वो एसेट को चलाने के लिए भी तो मुझे कुछ अमाउंट या स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज दैट? कार को चलाने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। दैट पेट्रोल जो डे टू डे डेली रेकरिंग है, हर रोज डलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खर्चा कहते हैं। देन अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अब मेरे को उसका टायर पंचर भी लगवाना है। फ्लैट टायर है तो मुझे उसको ठीक करवाना है। अगेन वो क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। ऑब्वियसली 200 गाड़ियां मैं अकेला तो चलाऊंगा नहीं। मैंने क्या रखा है? मैंने वहां पे ड्राइवर्स, शॉफर्स रखे हुए हैं। शॉफर तो पर्सनल होगा, खैर ड्राइवर रखे हैं मैंने। अब ड्राइवर जो रखे हैं तो ड्राइवर को मुझे पैसा देना पड़ेगा एज अ सैलरी। अब वो जो मैं सैलरी दूंगा वो क्या है? खर्चा है। तो आप इस तरह से लेके चलें कि एसेट को डिफाइन कीजिए। एसेट हर वो चीज जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है रन करने में, और एक्सपेंस कि एक्सपेंस वो कि जो एसेट को मेंटेन करने में, उसे प्रॉपर्ली रन करने में मदद करते हैं। एक मैंने मशीन लिया, मशीन इज एन एसेट फॉर मी, लेकिन उस मशीन को मैं किस पे चलाऊंगा? इलेक्ट्रिसिटी पे चलाऊंगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल खर्चा है मेरा। मैंने मशीन ली है, मुझे उसकी सर्विसिंग करवानी है, मशीन मेरा एसेट है, सर्विसिंग का पैसा जो मेरा लगा है वो मेरा एक्सपेंस है। मैंने मशीन ली है, मैं खुद तो मशीन चलाऊंगा नहीं, तो मैं एक वर्कर रखूंगा उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। मशीन मेरा एसेट है, लेकिन उस वर्कर की सैलरी जो है वो क्या है? मेरा एक्सपेंस है। तो ले देके एक चीज समझ में आती है कि जितने एसेट्स हैं उनकी नेचर भी क्या होती है? डेबिट होती है। और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनकी नेचर भी क्या होती है? डेबिट होती है। इतनी सी मॉडर्न अप्रोच कहता है। मॉडर्न अप्रोच कहता है जितने भी आपके एसेट्स हैं उन्हें डेबिट कीजिए, जितने भी खर्चे हैं क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड हैं उन्हें भी आप क्या कीजिए? आप उन्हें डेबिट कीजिए। देन कम्स योर क्रेडिट। अब क्रेडिट में आ जाता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज, जो भी बर्डन है, जो हमने किसी का पैसा देना है, जो भी एक ऑब्लिगेशन है, हमारे लिए ऑब्लिगेशन है कि वी हैव टू पे देम। तो ये जो कुछ भी है, जो बर्डन आपको लगता है कि आपके सिर पे बर्डन है, तो दैट इज योर लायबिलिटी। और लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट है। इसे आप लेके चलते हैं। जो लायबिलिटी, मैंने बैंक से लोन लिया होगा, अब मैंने बैंक से लोन लिया तो डेफिनेटली बैंक मेरे किसी रिश्तेदार का तो है नहीं कि मैं उसका पैसा वापस नहीं करूंगा। डेफिनेटली आई हैव टू पे देम बैक। मुझे पैसा वापस करना है, और अगर मुझे पैसा वापस करना है तो स्ट्रेट अवे लायबिलिटी है। मैंने अपने वर्कर से काम करवाया, मैंने वर्कर से काम करवा लिया, पूरा 1 महीना काम करवा लिया। अब जब सैलरी देने की बारी आई, मैंने कहा यार मैं तो आपको बाय बाय टाटा, मैं नहीं दे रहा। ऐसा हो सकता है? अरे वो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के मारेंगे। जो सैलरी मैंने देनी है, एक ऑब्लिगेशन है, मैंने वर्कर का पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। दैट्स एन आउटस्टैंडिंग। जो कुछ भी मैंने किसी को पे ऑफ करना है, जो भी कुछ बर्डन है, उसे हम क्या करेंगे? लायबिलिटी का नाम देंगे। और लायबिलिटी की नेचर क्या होती है? लायबिलिटी इज क्रेडिट बाय नेचर। इसी तरह से एक्सपेंस का उल्टा होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है ये खर्चा है, ये सोर्स इनकम है। इनकम की बात होती है, कमाई की बात होती है। एक खर्चा है और उसका उल्टा है कमाई है। खर्चे की नेचर क्या है? डेबिट है। कमाई की नेचर क्या हो जाएगी? दैट इज क्रेडिट बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेंट दिया, मेरा खर्चा। और अगर किसी ने मुझे रेंट दिया, मैंने अपनी लैंड प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, एंड मुझे उस पे रेंट मिल रहा है, तो वो मेरी कमाई है। मुझे ऑब्वियसली, मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं सैलरी की तो बात यहाँ पे करूंगा नहीं, लेकिन मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, और मैं फ्री में तो लोन दूंगा नहीं। तो उसके बदले में, उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन मेरी क्या है? कमाई है। जहां से आपकी कमाई, जहां से आपका रेवेन्यू की बात आती है, उसकी नेचर क्या हो जाती है? उसकी नेचर भी क्या होगी? आपकी स्ट्रेट अवे क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच यही कहती है। मॉडर्न अप्रोच कहती है जितने भी एसेट्स हैं उनको आप डेबिट कीजिए। एसेट बढ़ रहा है, उसकी नेचर वो ही रहेगी। एसेट आपने बिजनेस में बाय किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख की मशीन थी, उसकी नेचर है डेबिट। मैंने 5 लाख की मशीन बाय की है, मेरे पास मशीन आई है, बढ़ गई है, तो 5 लाख से अगेन मैं उसको डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो बढ़ रहा है। हाँ, अगर कम हो जाएगी तो मैं उसे क्या करूंगा? मैं उसे माइनस करूंगा, उसे माइनस किया जाएगा। सो देन लायबिलिटीज का मतलब है उधार।
उधार की नेचर क्या है? क्रेडिट है, उसे क्रेडिट किया जाएगा। एसेट के साथ खर्चा, खर्चा भी डेबिट है, और रेवेन्यू कमाई है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट है, उसे हम क्रेडिट बोलेंगे। देन कम्स योर कैपिटल। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से कैपिटल भी एक लायबिलिटी ही है कि बिजनेस ने बिजनेसमैन को पैसा उधार में दिया हुआ है। These two are separate thing. बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेसमैन। तो यहाँ पे हम प्रिज्यूम करते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, तो ये भी क्या है? अगेन आपका क्रेडिट है। तो जो बिजनेस में पैसा लेके आता है, बिजनेस में जिस अमाउंट से, जिन गुड्स से आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और कई बार बिजनेसमैन अपनी कैपिटल निकाल के भी ले जाता है, तो जब वो पैसा निकाल के ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो रिवर्सल हो गया भाई आपका, रिवर्सल हो गया, कैपिटल आपका क्रेडिट था, तो इसका उल्टा ड्रॉइंग्स आपका क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये चार, ये जो है बेसिकली दिस इज योर मॉडर्न अप्रोच। अब दो वर्ड्स और आपके बीच में आएंगे, दैट इज परचेज, परचेज एंड सेल। ये दो वर्ड्स भी आएंगे। अब हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज करेंगे बेसिकली इन वर्ड्स के बेसिस पे लेके चलेंगे। परचेज और सेल भी आपका नॉमिनल नेचर है, और ये नॉमिनल नेचर क्या कहती है? परचेज को खर्चे में ट्रीट करो और सेल को रेवेन्यू में ट्रीट करो। तो उससे क्या पता लगता है कि परचेज आपकी अगर खर्चे की नेचर है तो ये डेबिट होगा, और सेल जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इतना हो गया। इसके बाद हम जितने भी आगे केसेस लेके चलते हैं, I'll try to cover up as many as journal entries as I can, और उसमें बेस्ट से बेस्ट जर्नल एंट्रीज हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है। जितने डिफरेंट टीचर्स हैं, जिस हिसाब से वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, जर्नल एंट्रीज दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो हर जर्नल एंट्री आप तक पहुंचा दूं, सो दैट आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि उस चीज को समझने की। सबसे इजी वे में शुरू करेंगे और उसी को खत्म करेंगे। वंस अगेन रीकैप करते हैं। रीकैप क्या कहता है? एसेट्स की नेचर क्या है? एसेट्स हो गए आपके डेबिट। फिर एसेट से रिलेटेड है खर्चे, खर्चे भी क्या हो गए? आपके डेबिट। देन लायबिलिटी, लायबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट है। रेवेन्यू, एक्सपेंस डेबिट है तो रेवेन्यू क्रेडिट है। इसका उल्टा है नेचर, नेचर में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लीजिए इसे दोबारा से लेके चलते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच को समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देना लेने की प्रॉब्लम से छुटकारा पड़ जाएगा। यहां पे लेके चलते हैं जी, डेबिट, एसेट, एसेट ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, liability always credit. Then comes your expenses, खर्चा, expense always debit, और expense का reciprocal क्या होता है? revenue, revenue की nature है आपकी credit. Then comes your capital, capital की nature क्या है? credit है, और इसका उल्टा क्या होता है? drawings, drawings की nature क्या है आपकी? दैट इज डेबिट। एक चीज और याद कर लीजिए, एसेट जो आपका है, जो नेचर है एसेट, अगर बिजनेस में बढ़ रहा है तो उसकी नेचर वही रहेगी, लेकिन जब वो कम हो जाएगा तो उसकी नेचर को रिवर्स कर दीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने मशीन खरीदी, मशीन का खरीदना मेरे लिए क्या हो गया? दैट इज माई एसेट। मेरा एसेट बढ़ रहा है, मैं उसको डेबिट बोलूंगा। कितने की मशीन खरीदी है मैंने? 1 लाख की मशीन खरीदी, तो मैं बोलूंगा 1 लाख डेबिट। अब उसमें से 10,000 की मशीन मेरी किसी काम की नहीं थी, एक पार्ट ऑफ मशीन था, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने उसे वापस कर दिया। अब यहाँ पे मशीन मेरी जा रही है, और अगर मेरी मशीन जा रही है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? मशीन को क्रेडिट कर दूंगा, माइनस। मतलब जहां पे आप ओरिजिनल नेचर कैप्चर कर लीजिए, उसकी नेचर देख लीजिए, बढ़ रहा है तो वही नेचर रहेगी, कम हो रहा है तो उसकी नेचर को चेंज कर दो। जैसे कि लायबिलिटी लेकर चलते हैं, मैंने लोगों से पैसा लिया हुआ है 10 लाख, दैट इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की नेचर मेरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। लेकिन उसमें से मैंने 2 लाख की लायबिलिटी वापस कर दी, मैंने कहा ये लो यार, मैं आपका 2 लाख रुपया वापस करता हूं। तो अब वो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी नेचर बदल के क्रेडिट से क्या हो जाएगी? डेबिट। जहां पे माइनस, कम हो रहा है, वहां पे उसकी नेचर को आप चेंज कर दो। दैट इज इट। बस इतनी सी है आपकी मॉडर्न अप्रोच।
तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ट्राई करेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, सबसे पहला वर्ड आ गया परचेज। तो आप समझिए परचेज है क्या। परचेज दो तरह की परचेजेस हो सकती हैं। एक हो सकती हैं आपकी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ गुड्स, और दूसरा हो सकता है परचेज ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट। एक परचेज आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, एक परचेज होती है आपकी कैपिटल नेचर की। अब ये दो नेचर आपको कैसे समझ में आनी चाहिए, लीजिए। गुड्स का मतलब होता है कि जहां पे जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, जो मेरा लाइन ऑफ बिजनेस है। फॉर एग्जांपल मेरा काम कपड़े का है, और अगर मेरा काम कपड़े का है तो मैं कपड़े का खरीद रहा हूं, कपड़े को खरीद रहा हूं और कपड़े को ही बेच रहा हूं, तो इसे मैं बोलूंगा परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। अगर मैंने कपड़ा खरीदा, क्योंकि मेरा आमा क्लॉथ मर्चेंट। लेकिन अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, मैं कोई गाड़ी खरीदता हूं, कोई ट्रक खरीदता हूं, कोई मकान, दुकान, फैक्ट्री खरीदता हूं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मोटा एक्सपेंडिचर है। वहां पे क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑफ एसेट। तो आपको दो चीजें समझनी है कि वेदर दिस इज परचेज ऑफ गुड्स और दिस इज परचेज ऑफ एसेट। तो परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो सा बिजनेस आप कर रहे हैं, आप उस बिजनेस से रिलेटेड सामान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, परचेज। और समटाइम्स आप परचेज ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप कभी कोई एसेट बाय करते हैं तो वहां पे आपको ये वर्ड परचेज हटा देना। वहां पे सिंपल उस एसेट का नाम डाल देंगे, या इनिशियल स्टेजेस पे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, परचेज ऑफ एसेट। वहां पे आप परचेज ऑफ एसेट शुरू में बोल लीजिए, बाद में हम उसमें से परचेज वर्ड को हटा लेंगे। आइए लेके चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स की नेचर, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसकी परचेज ऑफ गुड्स की नेचर इज ऑलवेज डेबिट। परचेज ऑफ गुड्स को आपने क्या करना है, डेबिट में करना है। तो अगर मैं कभी भी कोई सामान खरीद रहा हूं तो खरीदारी बिजनेस में या तो कैश में होती है या उधार में होती है। कैश का मतलब है मैं किसी पर्सन के पास गया, मैंने उनको बोला जी मुझे ये सामान चाहिए, वो कहते हैं ले जाइए, उन्हें मैंने पैसा दिया और सामान लिया। इसे बोलते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। दूसरा भी हो सकता है, मैं किसी पर्सन के जान पहचान वाले पर्सन के पास गया, उन्हें मैंने कहा यार मुझे ये सामान पसंद है, वो कहते हैं ले जाइए, आपको सामान चाहिए, आपकी फैक्ट्री में चलता है, ले जाइए। मैंने कहा यार मेरे पास पैसा नहीं है, वो कहते हैं अरे सर चिंता ही मत कीजिए, पैसा आ जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा, 2 महीने 3 महीने बाद दे दीजिए जब आपका दिल करे। इसका मतलब ये परचेज क्या हो गया, उधार में हो गया। तो परचेज जो होगी हमेशा या तो कैश में होगी या उधार में होगी। तो यहीं से आपकी जर्नल एंट्री रेडी होगी है। आप लोग अच्छे से जानते हैं परचेज की नेचर क्या होती है, डेबिट है। जब भी कभी मैं बोलूं परचेज, परचेज ऑफ गुड्स, आप क्या बोलोगे सर, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट है। अब एक चीज डेबिट है क्योंकि हम डबल एंट्री कर रहे हैं, डबल एंट्री आपकी बुक का भी नाम है। एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे क्रेडिट मुझे किसको करना है, आपको ये देखना है कि अगर तो आपने वो कैश में लिया है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए, और अगर वो चीज आपने उधार में ली है तो आप उस पर्सन के नाम को क्रेडिट कर दीजिए। इसे हम लेके चलते हैं, आप इसको समझिए। जैसे कि यहां पे अगर मैंने बोला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो मैंने क्या किया, परचेज की नेचर मेरी क्या थी, दैट इज वेरी सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट। इस तरह से लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट हो गया मेरा, परचेज तो डेबिट ही रहेगा। और यहां पे अगर मैंने कैश में खरीदा है तो यहां से थोड़ा सा लाइन छोड़ के हम यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहां पे हम वर्ड क्रेडिट नहीं डालते, यहां पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट इस तरह से नहीं लिखा जाता। ये वर्ड टू अपने आप में क्रेडिट को सिग्निफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वर्ड टू है ये क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखने का स्टाइल है, आपने यहां पे ध्यान से देखा ही होगा, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट यहां पे, तो नीचे जो क्रेडिट की एंट्री होती है वो इसके नीचे से शुरू नहीं की जाती, स्लाइट उसको हम कहां पे राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। आपका ये सारा जो पार्ट है आपको जर्नल एंट्री से लेके चलेंगे, एक एक जर्नल एंट्री लेके चलते हैं, आपको जल्दी से समझ में आएगी। पहला केस है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। मैंने सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदा, किस पे खरीदा, कैश में खरीदा।
अब यहाँ पे क्या हो गया, परचेज की नेचर क्या है, मेरी डेबिट है। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने परचेज को डेबिट कर दिया, आंख बंद करके डेबिट कीजिए। अब क्या ये कैश में या उधार में, बोला हुआ है कैश में, तो कैश को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। वैसे भी इसको अगर मैं मॉडर्न अप्रोच में भी लेकर चला हूं, कैश को मैंने क्यों क्रेडिट किया, कैश मेरा एसेट था, आप अच्छे से जानते हैं, कैश इज माई एसेट। क्या मेरा एसेट बढ़ रहा है, और एसेट की नेचर डेबिट होती है, एसेट की नेचर डेबिट है, और जब वो एसेट कम हो रहा है, मेरी पॉकेट से कैश जा रहा है, कैश स्लाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसकी नेचर को चेंज कर दो, कैश को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 5000, पहली एंट्री होगी हमारी। दूसरी लेके चलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। अब यहां पे वर्ड आ गया कि हमने गुड्स परचेज किए, आंख बंद करके समझ में आता है, परचेज ऑफ गुड्स डेबिट है, पहली एंट्री यहां देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, बात एक ही है। तो परचेज अकाउंट को मैंने डेबिट किया। अब क्या ये कैश में है या उधार में, कई बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं पता लगता ये कैश में है उधार में। बच्चों अगर वहां पे कुछ भी नहीं बोला तो वो कैश है, बट अगर उन्होंने नाम डाल दिया, नाम डाल दिया तो इसका मतलब उधार है। नाम का मतलब कैसे है कि हम किसी का नाम क्यों नोट डाउन करेंगे भाई, परचेज हमने यहाँ पे बोला गया परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब राम को हमने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि राम से हमने सामान खरीदा है। भाई अगर राम से खरीदा है तो मुझे राम से इतना प्यार क्यों, भाई इसका मतलब मैंने उसका पैसा देना है, इसलिए मुझे उसका नाम पता है, बल्कि अगली पार्टी भी मेरा नाम पता, एड्रेस। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां से जाके जब आप गुड्स बाय करते हैं तो क्या वो आपका नाम पूछता है, आपका नाम नहीं पूछता, आप उसे पैसे देते हैं, वो आपको सामान देता है, ओके टाटा बाय बाय, कहानी खत्म हो जाती है। बट जहां पे आप जाते हो, आपके कोई अंकल की शॉप है या अंकल का ऑफिस है या कुछ भी है, वहां जाते हैं, वहां पे आप उधार में लेके आते हो, तो वहां पे उनके लोग फटाफट नाम लिख लेते हैं, अपनी एक बुक निकालते हैं, अरे यार इनका नाम तो लिख लो, मिस्टर सोबदी के बेटे ने इतना सामान खरीदा था, उसका नाम लिखो, उसका पता लिखो कि कब खरीदा था, ताकि वहां पे लिखा रहे, उनके रिकॉर्ड में रहे। तो जहां पे नाम आएगा वहां पे इसका मतलब है उधार है। तो यहां पे क्या बोला गया है, इस एंट्री में क्या बोला गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। सबसे पहले तो परचेज गुड्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, और ये ट्रांजैक्शन किस पे है, क्रेडिट पे है, तो उस पर्सन का नाम लिख लिया, उसका आप नाम लिख लीजिए, ठीक है जी, गुड। देन रिसीव्ड अ वीपीपी, ये ओल्ड बुक्स में होता है वीपीपी, वैल्यू बाय पोस्टल पेड सर्विस या वैल्यू बाय पार्सल पेड। तो ये आज से 20 साल पहले की कहानी थी। वीपीपी आप लोगों को नहीं पता वीपीपी किस तरह से था, बट आज की डेट में इसे ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। पहले के टाइम पे आपका ये ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, इंटरनेट स्मार्ट नहीं था, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तो अगर मुझे कुछ सामान चंडीगढ़ से मंगवाना होता था तो आई यूज टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, एंड उससे पहले मैं वहाँ के वेंडर को फ़ोन करता था कि सर आप मुझे ये सामान भिजवा दीजिए, तो वो पर्सन कहता था ठीक है सर मैं आपको सामान भेज देता हूँ, और ये पोस्ट ऑफिस का वो काम लगा देते कि पोस्ट ऑफिस वाले वो वाला सामान मुझ तक दिल्ली तक पहुँचाते थे, और मैं उन पोस्ट ऑफिस वालों को पैसा दे देता था, एंड देन दोज पीपल वो चंडीगढ़ में जाके पैसा पहुंचा देते थे। मतलब दैट वाज अ वेरी सिंपल वे, जो कि आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तो वीपीपी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो जब भी कभी ये वर्ड आ जाए रिसीव्ड अ वीपीपी फॉर गुड्स, वीपीपी फॉर गुड्स का मतलब है ये कैश परचेज है, कि गुड्स आएंगे, मैं गुड्स ले लूंगा और मैं कैश दे दूंगा। जैसे कि आपके घरों में आते हैं, जब वो आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, सामान देते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, या आप ऑलरेडी ही उन्हें पहले पैसा दे चुके होते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, और तब आपको सामान मिल जाता है। तो आइदर वे ये कैश की ही परचेज है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रिसीव्ड अ वीपीपी, रिसीव्ड अ वीपीपी का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश है या उधार है, ऑब्वियसली कैश है। तो अगर ये कैश है तो हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। परचेज मेरा डेबिट हो गया, उसकी नेचर डेबिट थी। परचेज मेरा नॉमिनल है, खर्चा है डेबिट है, उसकी नेचर ही डेबिट है। और कैश क्रेडिट हो गया, कैश मेरा एसेट था, एसेट बढ़ेगा, एसेट की नेचर डेबिट है तो डेबिट रहेगा, कम होगा तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं जी। अब आपका परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। अब आया है अच्छा क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर रुपीज 20,000
एंड ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे बात आ रही है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने तरह के हैं? डिस्काउंट आपके हैं दो तरह के, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, कि जब कोई हम अपना सेल बढ़ाना चाहते हैं तो हम मेंशन कर देते हैं, अरे सर आप आए हैं, आपके लिए खास तौर पे 20% डिस्काउंट है, आइए और ले जाइए, कस्टमर पक्का कर लो, कस्टमर खुश हो जाएगा, आपके पास आएगा, सामान खरीदेगा, चले जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट तकरीबन हर किसी को दिया जाता है। जब कोई नई ओपनिंग होती है, किसी शॉप की नई ओपनिंग होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है डिस्काउंट 25% फॉर ऑल कस्टमर्स, जो भी आएंगे इस दिनों तक आएंगे, फॉर नेक्स्ट 15 डेज, जो भी कोई आएगा तो उसे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब है लोग कहते हैं अरे यार सस्ते में मिल रहा है, चलो चलते हैं, फ्री का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उनका क्लाइंटेज बुक हो जाता है, उनकी वो गुड्स बाय करते हैं, गुड्स को ट्राई करते हैं, देन दे से यार सामान अच्छा था, एंड दे गेट टू नो अबाउट दैट शॉपकीपर, तो उन्हें अच्छा होता है, लगता है। तो ये एक बिजनेस प्रमोशन है, मार्केटिंग की टेक्निक है। एक तो ये हो जाता है। दूसरा वर्ड एक मैंने बोला कैश डिस्काउंट। भैया कैश डिस्काउंट का मतलब है, जैसे हमने भी बात की, बिजनेस चलता है किस पे? बिजनेस आपका चलता है दो तरह से, एक तो कैश पे चलता है या एक उधार पे चलता है। जो कैश पे चलता है वो बड़ा अच्छा होता है यार, कैश आया, मैंने सामान खरीदा, बेचा, कैश मेरे पास आ गया, मुझे बात समझ में आती है। मैं बिजनेसमैन की तरह अगर सोचूं, कैश मेरे पास आ गया, आई एम ऑन अ सेफर साइड। बट अगर वो उधार की गेम है, उधार की गेम में अगर मैं बिजनेसमैन सोचूं, तो मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, और अगर मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है, उधार में पड़ा हुआ है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, मैं उस पर वेट करूंगा। तो चांसेस है कि उसमें मेरा पैसा डूब भी सकता है, बैड डेट हो जाते हैं, दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा मारते हैं बिजनेस में। पक्का है ऐसा कोई बिजनेस नहीं कि जहां पैसा नहीं डूबता। और उधार का पैसे डूबेगा ना, कैश का पैसा कैसे डूबेगा? कैश का पैसा तो आपके आप पास आ चुका है। कैश की सेल या परचेज हमेशा अच्छी होती है। जहां उधार है तो उधार में जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, कि टाइम पीरियड में आ जाता है कि यार आपका पैसा 2 महीने बाद मिलेगा या आपको देना है, और वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा, नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो बिजनेसमैन कई बार बड़ा चालाक होता है, वो कहता है यार एक काम करो ना, उधार को अवॉइड करना है, तो जब भी कोई कस्टमर आए तो उसको एक दाना फेंको, यार आपको ये सामान चाहिए, मैं आपको कैश डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, आप ये सामान ले लीजिए मुझसे। उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाता हूँ, तो उसने नई नई शॉप खोली है, मैंने कहा सर ये मेरे को टी शर्ट बड़ी अच्छी लगी है, वो कहता सर 5,000 की है, बट मैं आपको स्पेशल दे रहा हूँ 10% डिस्काउंट। मैंने कहा गुड, 5,000 का 10%, 500 ऑफ, इसका मतलब मुझे 4,500 की मिलेगी। लेकिन मैं उस दुकानदार को जानता हूँ, मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है, एंड मैं महीने बाद पैसा दे दूँ। अगला बंदा कहता ठीक है सर आप दे सकते हैं, लेकिन एक और प्रपोजल है मेरा आपके लिए। मैंने कहा क्या? कहता मैं आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, दे दीजिए। कहता लेकिन शर्त यह है कि वो आपको मुझे कैश में पेमेंट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया भैया? अब कितने की थी? 4,500। अब वो 4,500 पे, वो 5,000 की बात नहीं, 5 में से तो 10% माइनस हो गया, तो मेरा हिसाब कितना हो गया? 4,500 हो गया। उसमें से 4,500 का 10% वो मुझे और देने को तैयार है, 450। मैंने कहा वाओ, 450 एक्स्ट्रा मुझे मिलता है। मैं कहा यार ठीक है, बात समझ में आती है, मुझे क्या करना? कहता है आपको कैश देना है। मैंने कहा अच्छा मैं अरेंज करता हूँ। मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी से पैसा लिया और उनको पैसा दिया, जितना मुझे देना था, 450 देना था, इसका मतलब मुझे 4,050 की वो टी शर्ट पड़ी। मैं खुश, मेरे को यार डबल डिस्काउंट मिल गया। वहाँ से वो दुकानदार खुश, उसने कहा यार मेरा पैसा सेफ है, मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट है, आया तो सही, मेरा पैसा तो नहीं मारा गया। हो सकता है 2 महीने बाद सर आते ही ना, पैसा ही ना देते, या कस्टमर आए ना, दे ना, पीछे पीछे भागना पड़ेगा, तो वो चीज़ उससे तकलीफ बच जाती है। तो दो चीज़ें हैं आपकी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे वर्कआउट करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट को तो आपने माइनस करना ही करना है। परचेज अगर दिया हुआ, जब भी आप किसी से परचेज करने जाते हैं, वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको जो वैल्यू पड़ेगी, जैसे मैंने बोला 5,000 की टी शर्ट थी, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट 10%, 500 माइनस हो जाएगा। अब वो मुझे सामान कितने का पड़ा? 4,500 का। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही जो आपकी परचेज की वैल्यू निकलेगी। 5,000 परचेज का अमाउंट नहीं है, 5 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना हो गया? 4,500। वो आपका जो है परचेज का अमाउंट है।
तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन, लेके चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर रुपीज हाउ मच 20,000। परचेज कर रहा हूं भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल। नंबर वन परचेज है तो परचेज ऑफ गुड्स है, वो तो डेबिट होगा ही होगा। दूसरा आ गया साहिल, नाम आ गया, नाम आ गया तो उधार आ गया, उधार आ गया तो भाई साहिल को मुझे क्या करना पड़ेगा, साहिल को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उसका पैसा देना है। ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बीच में क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है कि ट्रेड डिस्काउंट भी है। यहाँ ध्यान से देखिए, तो लिस्ट प्राइस कितने का था, यहाँ पे जो बोला गया 20,000 का सामान, यहाँ देखिए 20,000, दिस इज 20,000, यहाँ लिखा हुआ 20, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही परचेज का अमाउंट पता लगता है कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 10% कितना हो गया इसका, एक जीरो उड़ा दीजिए लास्ट में से, 2,000 माइनस किया और यहाँ पे कितनी फिगर आ गई, 18,000। My figure is 18,000. This 18,000 is the actual purchase. Purchase 20,000 नहीं है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की जो फिगर आएगी वो आपका परचेज अमाउंट होगा। तो लीजिए जर्नल एंट्री आपकी रेडी है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 18,000 से, और किसका, कैश तो नहीं है, उधार है, तो उधार है तो उस पर्सन का नाम डाल दीजिए, टू साहिल। कैश होता तो मैं यहाँ पे टू कैश कर देता, नाम है तो वो साहिल, साहिल बिकम्स माय क्रेडिटर। क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी का नाम क्या है, साहिल इज द लाइबिलिटी, तो साहिल को मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे मैंने साहिल के साथ अकाउंट नहीं लगाया, ये एक लेके चलिए कि एक वे आउट है कि जिसमें नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता, जहां नाम होगा वहां पे आपको अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना, तो ये भी आपका हो गया दिस थिंग। अब लेके चलते हैं आपका नेक्स्ट वन, फोर्थ, वी आर डन विद द फोर्थ वन, देन कम्स योर फिफ्थ। और अच्छा केस आपका सामने आ चुका है, इसमें बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सैमी। सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं, 20,000 का गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, किससे बाय कर रहे हैं जी, सैमी जी से बाय कर रहे हैं, और सैमी जी जो हैं वो हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 10%। दे आर गिविंग मी अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ हाउ मच, 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। सैमी ने मुझे ऑप्शन दिया है कि सर आप ले लीजिए 20,000 का सामान। मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पे ले लीजिए 20,000, यहाँ पे लिखा मैंने हाउ मच, 20,000। बट आप लोग अच्छे से जानते हैं सबसे पहला काम क्या करना है, चूकते सा काम करो, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो। ठीक है जी, इसका 10%, 20,000 का 10% इज हाउ मच, 2,000। 2,000 को मैंने क्या किया, इसको रिड्यूस किया तो मेरा परचेज का अमाउंट कितना आ गया, 18,000। तो अब परचेज गुड्स फ्रॉम सैमी, परचेज तो मेरा डेबिट होगा, परचेज मेरा डेबिट होगा 18,000 से, एंड क्लास में रिकॉर्डिंग। परचेज जो है मेरा क्या होगा यहाँ पे, दिस इज 18,000 से डेबिट होगा। अब सैमी ने कहा सर मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, वेरी गुड, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने का मिल रहा है मुझे, 5% का मिल रहा है। अब वो 5% मैं इस 18,000 पे लगाऊंगा, इस 18,000 पे, 18,000 का 5% हो गया 900 रुपया। 18,000 का 5% कितना हो गया, 900 रुपये का मुझे वो डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने को है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, 900 का डिस्काउंट है। इसका मतलब अब मुझे उसको पेमेंट 18,000 की नहीं करनी, 18,000 में से 900 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17,100। मुझे इतनी पेमेंट करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जहाँ पे कैश डिस्काउंट वर्ड आ जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, कैश और कैश डिस्काउंट ये दोनों कभी भी सेपरेट नहीं होते। कैश अगर आपका क्रेडिट होगा तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ये दोनों इनसेपरेबल है। लाइक डॉग और डॉग की टेल दोनों साथ में रहते हैं, कोई भी आप जानवर ले लो, उसकी टेल और वो दोनों कभी सेपरेट नहीं होते। इसी तरह से कैश और कैश डिस्काउंट कभी सेपरेट नहीं होते। आप याद रखिए, अगर आपका कैश डेबिट हो रहा है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो चलिए इस केस में हम दोबारा से कर लेते हैं, आपको यहाँ पे लेके चलते हैं
जनरलाइज करना है। सबसे पहला स्टेप लेके चलिए। पहला स्टेप था मेरा, लिस्ट प्राइस कितने की थी, 20,000 की लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस पे मुझे परचेज की एंट्री नहीं करनी, उसमें से मैंने क्या माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। अब मेरा परचेज कितने का हो गया, 18,000 का, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच, 18,000। अब ये कैश की परचेज है या उधार की परचेज है, क्योंकि अब ये कैश की परचेज है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला होगा कि 5% कैश डिस्काउंट मैंने अवेल किया। अवेल किया इसका मतलब मैं मानने को तैयार होगा, भैया मुझे ये परचेज उधार में नहीं करनी, मैं ये कैश डिस्काउंट लेने को तैयार हूँ। तो इसका मतलब मुझे कैश कितना पे करना है उसको, 17,100। तो कैश को मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। परचेज अगर डेबिट होगी है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मेरा कैश कम हो रहा है, कैश मेरा एसेट है, एसेट के नीचे डेबिट है, कैश जा रहा है, जब जा रहा है तो उसके नेचर को डेबिट से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो इतना मेरा कैश चला गया। और अभी मैंने आपको बताया है कि कैश डिस्काउंट इनसेपरेबल है कैश से, तो कैश अगर क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी मेरा क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है। और यहाँ देखिए इन दोनों का टोटल कितना बनता है, टोटल 18,000 ही बनता है। इन दोनों का टोटल 18,000 ही बनता है। अब यहाँ पे बात समझ में आती, कई बच्चे कहते हैं सर ये कैश डिस्काउंट क्रेडिट तो कर दिया आपने, जो बताया तो वो तो हमने कर दिया, लेकिन क्यों किया, उसकी मॉडर्न अप्रोच में क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका फायदा है या नुकसान है, आप खुद सोचिए। आप सामान खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदते खरीदते अगला बंदा आपका रिश्तेदार निकलता है, कोई दोस्त निकलता है, कोई रिलेटिव निकलता है, वो कहता है लो यार आप तो इनके बेटे हो, ले जो मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ। तो जब आपको सस्ते में दे रहे हैं तो वो सस्ता क्या है, आपका फायदा है। फायदा मतलब रेवेन्यू है। रेवेन्यू की नेचर अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, रेवेन्यू इज व्हाट, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है। तो ये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट 900 आपका रेवेन्यू है, तो क्रेडिट हो चुका है। ठीक है जी, ओके, ये था हमारा 5th वन। अब लेके चलते हैं आपका 6th वन लेके चलते हैं। सब क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि समझने में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल फिगर से लेके चले हैं। एंड दिस इज समथिंग कि जो आपके पेपर में या स्कूल में टीचर्स ने करवाना ही करवाना है। इसको टीचर्स डेफिनेटली करवाएंगे। लीजिए अब लेके चलते हैं जी, परचेज गुड्स फ्रॉम सिमी। सैमी से सिमी हो गया, 20,000 का सामान है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट चूकते सारा आप लोगों को समझ में आ रहा है, 20,000 का सामान है, इसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो भाई लोगों हमने परचेज कितने की है, 18,000 की परचेज की है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। एंड कैश डिस्काउंट 5%। और हम एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिली है कि आप इसको अगर कैश में खरीदते हैं तो आपको कितना मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलता है। भाई पैसा नहीं था सामान खरीदने का, पूरे सामान खरीदने का पैसा नहीं था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ही, मैंने कहा यार प्लीज सिमी जी मैं सामान खरीद लेता, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आधा सामान मुझे कैश में दे दीजिए, आधा सामान मुझे उधार में दे दीजिए। समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है, कर सकते हैं, बिजनेस है, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए आपकी परचेज कितनी है, परचेज है आपकी 18,000 की, इसका 50%, 18,000 का 50%, 9,000 कैश में और 9,000 उधार में। हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है, यहाँ पे उधार की एंट्री आपकी बनती है परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू सिमी। मैंने सिमी का पैसा देना है, और कितना देना है भैया, 9,000 देना है। चलो जी, ये वाली एंट्री तो मेरे पास आ चुकी है, ये तो मैंने यहाँ पे कर ली, सिंपल है। परचेज यहाँ जो कैश डिस्काउंट का था, अब यहाँ पे मेरा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, अब ये भी परचेज मेरी कितने की है, 9,000 की है। लेकिन यहाँ पे मुझे लालच है, मुझे फायदा मिल रहा है, तो मुझे कैश डिस्काउंट अवेल करना है, कैश। तो दिस 9,000 का 5%, 9,000 का 5% होता है 450। तो यार मैं 450 का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब 8,550, 9,000 में से 450 का डिस्काउंट है, तो मुझे कैश पेमेंट कितनी करनी है, 8,550। परचेज ने डेबिट होना था,
कैश क्रेडिट होगा और कैश के साथ ही आपका कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। तो ये आपकी इस केस में ये दो एंट्रीज बन जाएंगी, जो कि देखिए हमने यहाँ पे की हुई। दोबारा से 20,000, 20 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, आपकी परचेज का अमाउंट कितना हो गया 18,000। अब बोला आधा कैश में आधा उधार में, वहां जो रेशो दी होगी आप उसके हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पे 9,000 का क्या है आपका कैश है, ये 9,000 का क्या है उधार है, और इस पे मुझे जो 9,000 का डिस्काउंट कितना पड़ता है 5%, 450। मुझे 9,000 में से 450 की माफ़ी हो चुकी है, तो मुझे कितना पैसा देना है 8,550 देना है। एंड यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है कैश परचेज है, सॉरी दिस इज क्रेडिट परचेज फ्रॉम सिमी। तो इन दोनों को मैंने जर्नलाइज कर दिया। ये परचेज थी मेरी कितने की, दिस 9,000 टू कैश कितना पैसा दिया मैंने 8,550। डिस्काउंट कितना है 450। ये दोनों एक दूसरे की पूछल हैं, इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर सकते। इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, और किसको पैसा देना है मैंने, दिस इज माई सिमी इज माई क्रेडिटर। 9,000 का मेरा सिमी जो है मेरी क्रेडिटर हैं। तो ठीक है, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। आपके पास वीडियो है, उसमें से आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये पेपर में बड़ी बारी ये वाला आता है, परचेज गुड्स फ्रॉम सिमोन। हमने सिमोन से कितने का सामान लिया 10,000 का। अब यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को तो हटा दिया गया, वर्ड ही नहीं है ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट मेड ₹9900 इन फुल सेटलमेंट। हमने पेमेंट कर दी है 9900 और फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है भैया इसके बाद कोई कुछ वेटिंग नहीं है, यही या फाइनल पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, परचेज है, परचेज की तो नेचर डेबिट है। मैंने 10,000 का सामान खरीदा और पेमेंट कितनी की है मैंने 99। टू कैश कितना पे किया 99। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्टली 100 रुपया इज माई कैश डिस्काउंट। इनडायरेक्टली दिस 100 रुपीज इज माई कैश डिस्काउंट। और अगर कैश आपका क्रेडिट है तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट है, और इन दोनों का टोटल कितना बनता है 10,000 बनता है। बट यहीं पे ट्विस्ट आता है, कई बारी पेपर में क्या होता है, वहां लिखा होता है परचेज गुड्स फ्रॉम सिमोन फॉर ₹10,000, पेमेंट मेड ₹9,900, और आगे नहीं बोला इन फुल सेटलमेंट। इफ full settlement word is not given, then it means no cash discount। कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई रिबेट नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने पैसा दिया है, उधार में तो नहीं है, पैसा दे रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम सिमोन, एंड पेमेंट मेड, पेमेंट हो रही है, उधार में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड कर दिया यूज टू कैश, और यहाँ पे कितना वर्ड आ गया 9900, और यहाँ पे भी कितना आ गया 9900। यहाँ पे 9900 आएगा और यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका मतलब अभी मैंने सिमोन का 100 रुपया देना है। यहाँ पे जब फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट में यहाँ पे कितना आया था 10,000 आया था, यहाँ पे 10,000 था, यहाँ पे मैंने 100 रुपया नहीं देना था, दैट वाज डिस्काउंट। बस आपको ये वर्ड पे ध्यान से देखना है, इन फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट है तो यहाँ पे जो अमाउंट है परचेज का पूरा 10,000 होगा, एंड यहाँ पे जो पेमेंट की है और ये 100 रुपया आपका जो बच गया, आपका रेवेन्यू है, आपको डिस्काउंट मिला। और अगर ये वर्ड फुल सेटलमेंट नहीं है तो यहाँ पे 9900 आएगा, और यहाँ पे भी कैश में 99 आएगा। 100 रुपया कहाँ गया, कहीं नहीं गया। जब हम सिमोन से फर्दर डील करेंगे फ्यूचर में, तो हमें उसका मतलब है कि उसके बुक्स में हमने 100 रुपया उसको अभी देना बाकी है। सो मैंने इसमें आपको ऑलमोस्ट ऑल परचेज ऑफ गुड्स के जितने भी केसेस बनते हैं, जो भी आपके स्कूल में आ सकता है, वो मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब नेक्स्ट लेके चलते हैं परचेज ऑफ एसेट। बहुत सिंपल है जी परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट में क्या है, यहां पे दिस इज कैपिटल नेचर, हम एसेट बाय कर रहे हैं। तो जब हम एसेट बाय करते हैं तो वहां पे हम ये वर्ड परचेज नहीं लिखते,
ऑल्दो आप शुरुआत में लिख सकते हैं परचेज ऑफ एसेट लिख सकते हैं, जैसे परचेज, खाली वर्ड परचेज का मतलब है कि मैं गुड्स ही परचेज कर रहा हूँ। मेरा जिस लाइन का, अगर मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, ऑटो पार्ट्स खरीद रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा परचेज या परचेज ऑफ गुड्स। मेरा कपड़े का काम है, मैंने कपड़ा खरीदा, तो परचेज ऑफ गुड्स। बट अगर मैं कोई, मेरा कपड़े का काम है और मैं लैंड बाय कर रहा हूँ, तो वहां पे वर्ड परचेज ऑफ गुड्स नहीं आएगा, वहां पे वर्ड आ जाएगा परचेज ऑफ लैंड, या सिंपल वर्ड परचेज भी उड़ा दिया जाता है, तो हम कहते हैं लैंड अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट। तो बहुत ही सिंपल सा केस है, आपके लिए सामने क्वेश्चन ले रखे हैं। पहला है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, 20,000 का खरीदा, तो आप कह सकते हैं परचेज है परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर या परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में या उधार में है, कुछ नहीं बोला, तो कैश में है, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। कैश आपका जा रहा है, एसेट था, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। फिर वो बोलते हैं परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 फ्रॉम स्मार्टी, नाम आ गया, तो आप क्या बोलोगे, परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कैश में तो नहीं है, नाम आ गया तो उधार है, तो यहाँ पे वर्ड आ गया टू स्मार्टी अकाउंट। यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया स्मार्टी। कैश होता तो मैं कैश लिख लेता, स्मार्टी, स्मार्टी कौन बन गया, मेरा क्रेडिटर बन चुका है, मैंने इस बंदे के पैसे देने हैं। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट है। देन कम्स योर परचेज कार एंड पेमेंट मेड बाय चेक। बहुत सारे बच्चे कैश और बैंक को आपस में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। कैश और बैंक कैश की फॉर्म ही है। मेरे पास अभी मेरी पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, कैश, मेरा पैसा बैंक में पड़ा और मैंने बैंक से निकाल के दे दिया, तो वहां पे मैं उसे बैंक वर्ड यूज करूंगा। मैंने चेक काट के दे दिया, मैं वहां पे वर्ड बैंक ही यूज करूंगा, लेकिन इसको कैश ट्रांजैक्शन ही माना जाता है। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, परचेज कार एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने कार खरीदी और पेमेंट चेक से कर दिया 15 लाख, तो परचेज ऑफ कार अकाउंट डेबिट और व्हीकल अकाउंट डेबिट। कार को हम यहाँ पे कार नहीं बोलेंगे, व्हीकल्स बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा व्हीकल अकाउंट डेबिट। और क्या मैंने कैश दिया, कैश है उधार है, हाँ जी कैश है, मैंने कैश ही दिया, और कैश किस फॉर्म में दिया, चेक की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे चेक को मैंने क्या लिख दिया, टू बैंक अकाउंट लिख दिया। डन। परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड 49,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि 50,000 का फर्नीचर खरीद रहा हूँ और फर्नीचर वाले के साथ भी मैं भाव बना रहा हूँ यार, भाव तोल कर रहा हूँ, डिस्काउंट ले रहा हूँ, 49,000 की मैं पेमेंट कर रहा हूँ और बोल दिया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट तो इसका मतलब क्या है भाई, कैश डिस्काउंट है, तो यहाँ पे क्या बोला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट या परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आहिस्ता आहिस्ता आपका वर्ड परचेज हट ही जाएगा, एसेट के साथ वर्ड परचेज भी नहीं लगाते, लेकिन इनिशियली आप परचेज के केसेस लेके चल रहे हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ एसेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ परचेज ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का है, 50,000 का, क्योंकि वर्ड फुल सेटलमेंट आ गया, तो मैंने कैश कितना दिया, 49,000। मैंने कितना अपना बीच में से कमा लिया, 1,000 मैंने बीच में से कमा लिया, और उसको मैंने क्या बोला, डिस्काउंट अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट मुझे मिला है, मेरा फायदा या नुकसान है भाई, डेफिनेटली मेरा फायदा है। फायदा है तो क्रेडिट है, जितने भी रेवेन्यूज हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं परचेज के जो रेसिप्रोकल केसेस हैं और सेल्स के, एक्सपेंसेस के, जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, कवरेज जो है वाइडर कवरेज लेके आते हैं और आपको करवाने की कोशिश करते हैं। इन सबको नोट डाउन जरूर कीजिए, अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, कि वंस अगर आप ये सब कुछ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपके पास एक लाइक क्वेश्चन बैंक बन जाता है। ये क्वेश्चन बैंक आपके पेपर में बहुत हेल्प आउट करेंगे। फॉर द लास्ट मोर देन 30 years आई हैव बीन इनटू दिस लाइन, और ये वो सब क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो जितने भी डिफरेंट स्कूल टीचर्स आपको दे सकते हैं। आई विल गिव यू ऑल दोस क्वेश्चंस। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आएगी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है एक्सेल प्रोजी, आप उस पर जाएं, डीएम कीजिए मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा दूंगा। सो विद दैट, ciao.